बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 10 का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इसकी रिक्वायरमेंट में देखें, कहते हैं कैलकुलेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री एज एट 31 दिसंबर 2007 एंड प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट। ये दोनों काम हमने कर लिए थे, लेकिन अंडर पीरियोडिक मेथड ऑफ फाइफो एंड ये हमने कर लिया था। आज हम लोग जा रहे हैं परपेचुअल मेथड के ऊपर। बेटा परपेचुअल मेथड से जब भी आप लोगों ने क्लोजिंग इन्वेंट्री को फाइंड करना हो, आप उसके लिए हमेशा इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाएंगे। आप उसके लिए हमेशा इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाएंगे। पीरियोडिक मेथड हो, इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है आपको। वो बिल्कुल सेम प्रीवियस वाले मेथड्स ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब परपेचुअल में आते हैं ना, तो आप लोगों को इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाना पड़ता है। अब इन्वेंट्री लेजर कार्ड कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसको अंडर फाइफो मेथड। फाइफो मेथड हो या वेटेड एवरेज मेथड हो, बेटा फर्स्ट कॉलम आता रहता है डेट और साथ में डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपने 3 मजीद कॉलम्स बनाने हैं। एक कॉलम हमारे पास होता रहता है रिसीविंग का, मतलब परचेजेस। जब हम लोग इन्वेंट्री को परचेज करेंगे तो बेसिकली इन्वेंट्री रिसीव कर रहे होते हैं, तो रिसीव या परचेजेस। दूसरा इश्यूएंस या सेल, तो जब हम लोग सेल करते हैं तो हम इन्वेंट्री इश्यू कर रहे होते हैं। इश्यूएंस या सेल बेसिकली डिपेंड करता है बिजनेस की नेचर क्या है। अगर बिजनेस है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, तो इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल इश्यू किया जाता है टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और अगर हमारे पास है ट्रेडिंग बिजनेस, तो फिर हमारे पास जो इन्वेंट्री होती है वो सेल की जाती है। तो इस वजह से दोनों। और थर्ड कॉलम हमारे पास होता है बैलेंस। और हर कॉलम में 3 सब कॉलम्स होते हैं। कितनी क्वांटिटी रिसीव की, किस अमाउंट पर यूनिट प्राइस क्या थी, और टोटल अमाउंट कितनी। इसी तरह से इश्यूएंस के लिए भी कितनी क्वांटिटी इशू की, उसका रेट पर यूनिट क्या था, टोटल कितनी अमाउंट की इन्वेंट्री इशू की। बैलेंस में भी कितनी क्वांटिटी मौजूद है, किस रेट पर मौजूद है, और टोटल कितनी अमाउंट मौजूद है। ओके, तो हर मेन कॉलम को 3 सब कॉलम्स में डिवाइड करना है। क्वांटिटी, रेट पर यूनिट और अमाउंट, टोटल अमाउंट। ये बात क्लियर हो गई बेटा। अगर बिजनेस का फर्स्ट ईयर हो, फिर तो ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं होना, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होना। लेकिन अगर हमारे पास सब्सीक्वेंट ईयर्स हो, तो लाजिम बात है हमें ओपनिंग बैलेंसेस मिले। ओपनिंग बैलेंसेस डायरेक्ट बैलेंस के कॉलम में जाके लिखते हैं। अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन में देखें, इसी एग्जांपल नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करेंगे न्यू मेथड से। हमें ओपनिंग बैलेंस मिल गया, कितने यूनिट्स, किस रेट पर। बस अगर ये 2 बातें बता दे तो थर्ड वन हम लोग खुद फाइंड कर सकते हैं। हम लोग जाएंगे इन्वेंट्री लेजर कार्ड, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे और हम कहेंगे हमारे पास 20,000 यूनिट्स मौजूद हैं एट अ रेट ऑफ 11 और टोटल अमाउंट है 220। ये बात क्लियर हो गया। फिर बेटा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया। पूरे साल में आप सेल्स भी करेंगे, आप परचेज, डेट वाइज चलना है, अकॉर्डिंग टू डेट। ये नहीं कि सारी सेल्स पहले या सारी परचेजेस पहले, नहीं, डेट के हिसाब से चलना है। अब आप देखें यहां पर आपको परचेजेस का सारा डाटा मिल गया। फर्स्ट परचेजेस किस दिन हुई, 15 जनवरी को। और यहां पर अगर देखें ये सेल्स का डाटा मौजूद है, तो फर्स्ट सेल्स किस दिन हुई, तो पहले कौन आएगा, पहले सेल्स को जाकर रिकॉर्ड करेंगे। मेरे पास टोटल कितने यूनिट्स मौजूद थे ओपनिंग में, 20,000। अभी तक मैंने कोई परचेजेस नहीं की। मेरे पास कस्टमर आ गया 9,000 यूनिट, मैं उसे दे प्रोवाइड कर सकता हूँ इन्वेंट्री, मैं उसे 9,000 यूनिट्स दे दूंगा। लेकिन यहां से मुझे सिर्फ क्वांटिटी चाहिए इन्वेंट्री लेजर कार्ड के लिए। मुझे इसकी सेल प्राइस या इसके इस टोटल रेवेन्यू की जरूरत नहीं। क्लियर। ये 9,000 यूनिट्स मैंने उसको सेल किए
एट अ रेट ऑफ 15 रुपीज पर यूनिट। लेकिन आपका जो इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनता है हमेशा कॉस्ट के ऊपर बनता है, सेल प्राइस के ऊपर नहीं बनता। ऑल क्लियर? यहां तक कोई इशू? नो? अच्छा, अब देखो, अब आपने यही देखना है कि यार जो मैं इन्वेंट्री 9000 इश्यूएंस है, सेल है, तो बेटा इश्यूएंस के कॉलम में आके लिखेंगे क्वांटिटी 9000। लेकिन रेट, यार मेरे पास कौन सी इन्वेंट्री रखी हुई है 11 रुपए पर यूनिट वाली, 20,000 यूनिट है, सारे ही 11, यहाँ पे 11 आएगा। और हाँ जी, इसकी कॉस्ट 11 की। और देखो टोटल कितनी कॉस्ट की इन्वेंट्री 99,000। ये समझ आ गया? अब रिमेनिंग बैलेंस लिख दो। 20,000 यूनिट थे, उसमें से 9,000 सेल कर दिए, बाकी 11,000 कौन से रेट पर, और 121,000। यहां तक कोई इशू है? अब देखो नेक्स्ट सेल्स हो रही है 22 अप्रैल को और परचेजेज हो रही हैं, तो बेटा पहले 15 जनवरी आएगा। कितने? 11,000 यूनिट। ये अपने रेट के साथ आएंगे। परचेजेज के लिए तो ये मेरी कॉस्ट है और इन्वेंट्री लेजर कार्ड अपनी कॉस्ट पे बनेगा, तो ये मैं रिकॉर्ड करूंगा 11,000 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 12। तो टोटल परचेजेज मैंने कितने की कर दी 131,000। अब देखो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है। टोटल परचेज 131 रुपीज की, 131,000 रुपीज, 11,000 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 12 रुपीज। क्लियर? अब जब बैलेंस लिखने लगेंगे ना बेटा, 11,000 यूनिट पहले पड़ा हुआ था मेरे पास, 11,000 मैंने मजीद परचेज कर लिया, टोटल कितने हो गए? मर्ज नहीं करना, क्योंकि वो अलग रेट पर मौजूद हैं और ये अलग रेट पर, और FIFO मेथड है। अगर मैंने मर्ज कर दिया अपनी इन्वेंट्री को, क्या मुझे पता चलेगा कि पहले वाले कौन से हैं और अब वाले कौन से हैं? तो FIFO मेथड ही नहीं अप्लाई होना फिर। तो आपने अपनी इन्वेंट्री को अलग अलग क्लासिफाई, ये ऐसे ही है जैसे फ्रूट सेलर कल वाले फ्रूट्स को आज वाले फ्रूट्स में आके मिक्स कर दे, क्या बाद मुझे पता चलेगा? तो वो क्या करता रहता है, वो कल वाले फ्रूट्स एक अलग कॉर्नर में रखता है और जो आज के फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो अलग से सजा के रखता है। ओके, तो यहाँ पर आपने भी अलग अलग क्लासिफाई। अब जब आप बैलेंस में जाओगे ना, आप प्रीवियस बैलेंस एज इट इज लिख दोगे यहां से ऐसे, राइट? और अपनी परचेजेस जो आपके पास आएंगी वो जाके अलग से लिखोगे। और फिर मैंने ये लाइन लगा दी कि अब तक का मेरे पास बैलेंस 11,000 यूनिट्स हैं एट अ रेट ऑफ 11,000 यूनिट्स हैं एट अ रेट ऑफ 12। टोटल मेरे पास इस अमाउंट की इन्वेंट्री है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा कि 253,000 की इन्वेंट्री मौजूद है। क्लियर हो गई ये बात? अब नेक्स्ट चलते हैं फिर। FIFO मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन वेटेड एवरेज इससे ज्यादा इजी है। अब यहां पर देखें, ये 15 जनवरी हमने रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट परचेजेस कब हैं? 21 अप्रैल। सेल्स कब हैं? पहले कौन आएगा? परचेजेस रिकॉर्ड करो 21 अप्रैल। 8,000 एट अ रेट ऑफ, कौन से कॉलम में जाऊं? परचेजेस रिसीव 8,000 एट अ रेट ऑफ 13 104,000। लेकिन जब बैलेंस में जाऊंगा बेटा, पहले ये दोनों बैलेंसेस एज इट इज लिखने हैं और अलग अलग लिखने हैं, और साथ में फिर इन अपनी परचेजेस को सबसे लास्ट में जाके लिखो। जो पहले आएगा वो पहले लिखोगे। क्लियर हो गई बात? इजी काम है वैसे, है ना? अच्छा नेक्स्ट देखो। अब जब आप लोग नेक्स्ट गए अपने क्वेश्चन में, नेक्स्ट परचेजेस है 7 जुलाई की, लेकिन जब सेल्स को देखा जी तो अप्रैल पहले आ गया। कितने यूनिट्स, कौन से रेट पर? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी उठाओ।
कितने? अब अगर आप लोग गौर करो इससे पहले, भाई मेरे पास 11,000 प्लस 11,000 प्लस 8,000, मेरे पास कितने 1000 यूनिट्स मौजूद हैं? 30,000। क्या मेरे पास कस्टमर आ जाए 18,000 यूनिट परचेज करने, क्या मैं उसे दे सकता हूँ? दे सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 30,000 नहीं लिखूंगा, सॉरी 18,000 डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। तो ये बात कस्टमर को नहीं बतानी होती, ये तो अपना रिकॉर्ड है। मैं क्या करूंगा भाई, FIFO मेथड है तो मैं सबसे पहले ये वाले 11,000 यूनिट्स लेकर आऊंगा। भाई तुम तो खत्म हो जाओ, इनका रेट क्या था? तो ये 11 के ऊपर आएंगे। क्या उसके 18,000 यूनिट पूरे हो गए? कितने रह गए? वो 7,000 में इससे लेकर आऊंगा। क्लियर? ये कौन से रेट पर था? 12 के मुताबिक, और ये उनकी कॉस्ट आ जाएगी। ये बात समझ आ गई? अब जब बैलेंस में जाएंगे तो बेटा ये ऊपर वाले खत्म नहीं हो गए, क्या ये वाले खत्म हुए? इनमें से कितने यूज हुए? अभी भी इसमें से कितने बाकी हैं? 4,000 एट अ रेट ऑफ 12, 48,000। और लास्ट वाले 8,000 तो एज इट इज अभी भी पड़े हुए हैं। क्या ख्याल है? क्लियर हो? देखिए ऊपर अगर मैंने 9,000 लिखा था तो बेटा 20,000 में से 9,000 दे सकता था, लेकिन बेटा 11,000 में से 18,000 नहीं दे सकता था। तो 11,000 अलग से, 7,000 अलग से। राइट जी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। और नेक्स्ट देखो 11th में, और परचेजेस कब की हैं? 7 जुलाई। कौन पहले आएगा? 11th में 9,000। अब 9,000 कहाँ? इश्यूएंस, सेल्स। लेकिन बेटा बैलेंस देखो ये क्या है? 9,000 डायरेक्ट नहीं दे सकते, ये 4,000 खत्म हो जाएगा, और रिमेनिंग 5,000 इस 8,000 में से उठा कर देंगे। क्लियर? ये वैल्यूज का पता चल गया। अब जब बैलेंस में जाएंगे 8,000 में से 5,000 इशू हो गया, बाकी 3, और 3,000 कौन से वाला है? बिल्कुल ये 13 जैसा। अब यही इन्वेंट्री हमारे पास है। ओके हो गई ये बात। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट आपके पास परचेजेस की रिकॉर्डिंग ज्यादा ही दी है कि बस आपने यहाँ से परचेजेस उठानी है 7 जुलाई की, 7,000 की 14 के रेट पर, ये देखें 7,014 ये, और जाके 3,000 भी लिख दो, 7,000 भी लिख दो। फिर नेक्स्ट आपके पास अगर देखें तो नेक्स्ट भी आपके पास परचेजेस आ रही हैं 14,000 की, क्योंकि नेक्स्ट सेल दिसंबर में है, और परचेजेस हमारे पास है नवंबर में, तो परचेजेस पहले लिखेंगे 14,000 की। ये जाकर आप लोग यहाँ पे 14,000 एट रेट ऑफ 15, तो आपके पास 3,000 भी है, 7,000 भी है, और ये 14,000 14,000 भी है, और हर किसी का रेट डिफरेंट। क्लियर? ये आपके पास बैलेंस। अब जब लास्ट में गए परचेजेस अब खत्म हो गई आपकी, अब आप लोग सेल्स को देखें। लास्ट सेल्स कितने की? 12,000। अब वो 12,000 बेटा इसने 14,000 में से नहीं उठा के दे देना कि भाई ये 14,000 में से 12,000 दे दे, ये नहीं करना हम लोगों ने। हमने सबसे पहले ये 3,000 खत्म, फिर 7,000 खत्म, अभी भी इन्वेंट्री पूरी नहीं हुई, तो 2,000 इस 14,000 से जाकर लेंगे। ठीक है, बाकी बैलेंस कितना आ जाएगा? कल हमने यही नहीं कहा था कि क्लोजिंग इन्वेंटरी 12,000 है, यहां पर भी 12,000 ही यूनिट्स आए थे, लेकिन रेट बिल्कुल रिसेंट 180,000। ऑल क्लियर? और ये उसकी प्रॉफिट स्टेटमेंट बन गई 741,000। बेटा ये हमें रेवेन्यू मिल गया यहाँ से। अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल की बात करें, ओपनिंग स्टॉक 220, वो हमें यहाँ से मिल गया 220, ये देखें ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद परचेजेस, टोटल परचेजेस क्वेश्चन से भी हमें पता चल गई थी कि हमारी टोटल परचेजेस 544 की हैं, और क्लोजिंग स्टॉक का पता हमें 180 जहां से चला, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 584,000, और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 157,000। कोई शो? ऑल क्लियर? अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करो, कल जो मैंने बनाया था तब भी यही कुछ था, कोई चेंज नहीं था, कोई चेंज नहीं था।
FIFO मेथड चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल, क्लोजिंग इन्वेंटरी में कोई फर्क नहीं आता। मतलब अगर आपके पास MCQs आ जाए FIFO मेथड से रेलिवेंट बहराम, और वो चाहे आपको पीरियोडिक कहे चाहे आपको परपेचुअल कहे, आपको इन्वेंटरी लेजर कार्ड बनाने की जरूरत नहीं। आपने क्लोजिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स फाइंड करने हैं, पता चल जाएगा 12,000 रीसेंट परचेजेस के अमाउंट से आपने जाके मल्टीप्लाई कर देना, क्लोजिंग स्टॉक आ जाए। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है? वेटेड एवरेज में फर्क आता है। वेटेड एवरेज पीरियोडिक होगा तो प्रीवियस लेक्चर वाला मेथड, लेकिन परपेचुअल होगा तो हर हाल में इन्वेंटरी लेजर कार्ड बनता है। ओके हो गई ये बात? अब इसी क्वेश्चन को परपेचुअल और वेटेड एवरेज से जाके सॉल्व कर, और उसके लिए इन्वेंटरी लेजर कार्ड कुछ इस तरह से बन जाएगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, अब यहीं से ये बातें सुनते जाइए कि ओपनिंग बैलेंस लिखा, ठीक है। उसके बाद 9,000 यूनिट्स की सेल्स आई, मेरे पास कौन सी वैल्यू के ऊपर मौजूद है इन्वेंटरी, आपने 11 ही लिख दिया। ये आपके पास वैल्यू 20,000 में से 9,000 सेल कर दिया, बाकी एट अ रेट ऑफ, ये आपने यहाँ ओके हो गया। अब आपने परचेजेस की 11,000 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 132, अब वेटेड एवरेज है। अब आपने अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, अब आप मर्ज कर दो, लेकिन मर्जर किस तरह से करोगे? यूनिट्स में यूनिट्स ऐड करो। 11,000 मौजूद थे, 11,000 परचेज किए, टोटल कितने हो गए? या 22 लिख देना। अमाउंट्स में अमाउंट्स ऐड करो, रेट नहीं, रेट पर यूनिट नहीं। अमाउंट्स में मेरे पास इन्वेंट्री मौजूद थी, मैंने परचेजेस की, तो मेरे पास टोटल कितनी हो गई, ये लिखो। ये बात समझ आ गई? अब एवरेज रेट फाइंड करते हो, अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, एवरेज रेट। तो एक यूनिट आपके पास कितनी अमाउंट का बढ़ा हुआ है? 11.5, ये एवरेज रेट। सेल्स के लिए अब ये वाला रेट यूज करना, गॉट इट? अगर सेल्स हो जाए तो परचेजेस ने, सेल्स ने आपके एवरेज रेट को नहीं चेंज करना होता, परचेजेस ने हमेशा आपके एवरेज रेट को चेंज कर देना होता है। देखिए आपके पास पहले 11 से इन्वेंट्री मौजूद थी, आपने परचेजेस की, एवरेज रेट आपके पास चेंज हो चुका है, और आप कितना आ गया? 11.5। नेक्स्ट देखो, फिर आपने परचेजेस की, आपने अभी सेल्स नहीं की, 8,000 एट अ रेट ऑफ 30, टोटल कितनी परचेजेस की? 104,000। बेटा पहले 22,000 यूनिट थे, 8,000 और आ गए, टोटल 30,000। 253,000 की इन्वेंट्री थी, 104 की मजीद परचेज कर ली, टोटल जहां से एवरेज रेट फाइंड कर लो, 357,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इज इक्वल टू 11। ये जो रेट है ना, ये आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिलेगा, राइट? क्लियर? अच्छा, अब सेल्स हुई 18,000, भाई इकट्ठी इन्वेंट्री रखी हुई है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, उठा के दे दे टोटल। लेकिन अब रेट कौन सा? एवरेज रेट, जो इस सेल से बिल्कुल पहले एवरेज रेट होगा, वही रेट आके अप्लाई कर। अब 30,000 यूनिट में से 18,000 सेल कर दिया, बाकी कौन से रेट पर? 11.9 पे आपके पास रखे हुए हैं, तो बाकी इन्वेंट्री 142,800। क्लियर? या 357,000 में से 214,200 की इन्वेंट्री सेल कर दी, वो माइनस कर दो, तो ये वाली वैल्यू आपके पास कोई इशू? इसी तरह नेक्स्ट जब जाएंगे, फिर 9,000 यूनिट सेल कर दिया, 12,000 में से 9,000 यूनिट 11.9, बाकी 3,000 11.9 के साथ, फिर परचेजेस हुई 7,000 की, तो 7 और 3 10,000, 357 35 700 प्लस 98,000 1,337, जहां से एवरेज रेट फाइंड कर दिया। फिर 14,000 यूनिट हम लोगों ने परचेज किए, 15 के हिसाब से वो 24 हो गए टोटल, ये अमाउंट, ये एवरेज रेट।
फिर 12,000 हमने सेल कर दिए, बाकी 12,000 बच गए। अब एवरेज रेट देखो और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 171,850, लेकिन कल कुछ और थी। ओके, तो पीरियोडिक और परपेचुअल में वेटेड एवरेज क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डिफरेंट होती है, लेकिन पीरियोडिक और परपेचुअल FIFO मेथड की वैल्यू सेम। ओके हो गई है ये बात। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर देखें, ये आपको मिल गया प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट। आई होप कि अब ये स्टेटमेंट आपको समझ आ चुकी होगी, यहाँ तो कोई मसला। अच्छा, अब मेरी बात और गौर से सुने यहाँ बेटा। अगर आप लोग परचेजेस के कॉलम का टोटल करते हो 131, 104, 98, 210, ये टोटल परचेजेस की वैल्यू होती है आपके पास। आप देखें यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ सेल कितनी मिली है? 584,000। 584,000 कॉस्ट ऑफ सेल, ये जो आपने कैलकुलेट की। कैसे? ओपनिंग प्लस परचेजिंग लेस क्लोजिंग। बेटा ये जो आपके पास इश्यूएंस के कॉलम का टोटल होता है ना, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल होता है 584,000। इश्यूएंस के कॉलम का टोटल आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल। जी, हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। अब जब आपसे वेटेड एवरेज के बारे में क्वेश्चन करे, सेम केसेस के साथ है, वेटेड एवरेज के बारे में क्वेश्चन करे और आपसे कहे परपेचुअल मेथड है, तो ये पूरा इन्वेंटरी लेजर कार्ड बनाने बैठ गए 2 मिनट के लिए तो टाइम जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ बैलेंस का कॉलम बनाना है, सिर्फ बैलेंस का कॉलम बनाना है बस, और बाकी वर्किंग खुद करते जाओ। किस तरह से? किस तरह से? हाँ, ऐड लेस करते जाना सेल्स और परचेजेस के हिसाब से। ओपनिंग लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे जरा गौर से देखो कि हम लोग सिर्फ बैलेंस के कॉलम से किस तरह से जाकर सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, अब आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था? 20,000 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 11। आपने वो लिख लिया अपने बात। उसके बाद आपने फिर से वैसे ही डिसाइड करना है कि भाई सेल्स पहले हुई है या परचेजेस। हमें पता चला भाई सेल्स पहले हो गई, तो आपने क्या किया, आपने देखना है कि 20,000 उसमें से 9,000 यूनिट गए, बाकी रेट पे कोई चेंज नहीं आएगा सेल्स की। आपने वो 11 लिख के उसका बैलेंसिंग वैल्यू लिख देनी है। आपको ये बात समझ आ गई? इस बात में कोई इशू? फिर आपने देखा परचेजेस कितने की? 11,000 की। आप 11 प्लस 11 12 22 कर देना है। फिर अपने वैल्यू के अंदर 121,000 में परचेजेस की वैल्यू ऐड करके यहाँ पे रेट आ जाएगा। फिर मजीद परचेजेस 8,000 की, 22 में 8,000 जमा किए, 253,000 में 104 जमा किए, एवरेज रेट आ गया। फिर सेल्स हुई 30 में से 18,000 सेल, 12,000 बच गए, 12 में से 9,000 सेल, 3,000 बच गए, और इन्होंने चेंज नहीं करना था तो डायरेक्ट 3,000 11.9 और ये वैल्यू। ओके, फिर 3,000 में 7,000 ऐड करके 10,000, 10,000 में 14,000 ऐड करके 24,000 एवरेज रेट फाइंड करते गए। इस 24 में से 12,000 माइनस किया, 12,000 आ गया, यही रेट अप्लाई किया और ये क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू। ऑल क्लियर? कोई इशू? आई होप कि अब आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप सब बच्चों को समझ आ चुके हैं। अब अगर हम लोग चले जाएं अपनी स्टडी टेक्स्ट के ऊपर, यहां पर देखें, अब हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 10 को कंप्लीट कर दिया। अब आप इधर यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखना, देखें बेटा 5 और उसने सबसे पहले ये परपेचुअल के साथ इसको सॉल्व किया, सेम वैसे ही इसने कार्ड बनाया जैसे हम लोगों ने बनाया हुआ था, और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 180,000। फिर इसने पीरियोडिक FIFO मेथड, देखो ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस सेल्स
इज इक्वल टू ये, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया बिल्कुल रीसेंट परचेज, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब देखो यहां पर FIFO मेथड से क्लोजिंग इन्वेंट्री सेम है, राइट। अब अगर नेक्स्ट देखें, ये वेटेड एवरेज परपेचुअल, ये इन्वेंट्री लेजर कार्ड बन गए आपके पास, और हम लोगों ने सेम यही इन्वेंट्री फाइंड, और जब पीरियोडिक पर आए, ये देखो उसने वैसे ही किया, ओपनिंग परचेजेस, ये वैल्यूज आ गई, इनसे एवरेज रेट फाइंड किया, और इस एवरेज रेट को क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स फाइंड करके उसने मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये वैल्यू आ गई, और यहां पर उसने आकर प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दी। देखिए सेल्स सब में सेम, ओपनिंग इन्वेंट्री भी सेम, परचेजेस भी सेम, डिफरेंस आ रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री का, वो भी FIFO में कोई डिफरेंस नहीं है, वेटेड एवरेज में डिफरेंस है, और प्रॉफिट्स की वैल्यूज चेंज। ऑल क्लियर बेटा? इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 11 को जरा सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर, यहाँ पर जरा शॉर्टेज वगैरह आ रही है, ऐसा हो जाता है कि हमारे मुताबिक हम लोगों ने अपने पास जो रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है, हम लोग कहते हैं कि 100 यूनिट्स हमारे स्टोर रूम में मौजूद होंगे, तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम लोग फिजिकली जाकर यूनिट्स को काउंट करते हैं, तो वहां पर हमें मिल गए 80 यूनिट्स, तो पता चल जाता है या 20 यूनिट्स चोरी हो चुकी हैं, शॉर्टेज है, कुछ भी रीजन हो सकती है, ऐसे यूनिट जो अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किए होते। अब मुझे बताओ, मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या 100 यूनिट शो करूं, जबकि फिजिकली तो मेरे पास 80 रखे हुए हैं, तो मैं अपने इन्वेंट्री लेजर कार्ड में जो शॉर्टेज होगी वो इश्यूएंस के कॉलम में डालूंगा, सेल्स के कॉलम में डालूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनाऊंगा उसको, अपना लॉस है ना वो एक किस्म का, कॉस्ट ऑफ सेल का जाके पार्ट बनाऊंगा। तो ये अगर यहाँ पे शॉर्टेज आ रही है, तो शॉर्टेज भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करनी है जैसे हम सेल को ट्रीट करते रहते हैं। क्लियर हो गई बात? फिर क्या कहते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री बता दी 10,000 यूनिट्स की ये अमाउंट है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स 1200 यूनिट्स फाउंड डैमेज ड्यूरिंग stock taking. Net realizable value of the damaged and goods units is 120 and 200 NRV दोनों की बता दी। फिर यूनिट्स, QP uses perpetual inventory method to record inventory. Compute the value of closing inventory using and FIFO। हम लोग सबसे पहले जाएंगे FIFO के मुताबिक डिस्कस कर देते हैं। परपेचुअल है या पीरियोडिक या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने देखना है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। देखें ये ओपनिंग कितना, ये 10,000 ऐड करो, 10,000 प्लस परचेजेस 15,000 लेस सेल्स 18,000 प्लस परचेजेस 13,000, परचेजेस रिटर्न है। अब देखो खुद सोचो, परचेजेस रिटर्न इन्वेंट्री को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो भाई लेस करो 1,000। लेकिन बेटा अब ये रिटर्न से हम लोग यूनिट्स वापस कर रहे होते हैं, इश्यूएंस के कॉलम में नहीं लिखा जाता, परचेजेस रिटर्न परचेजेस के कॉलम में आता है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ओके। अदरवाइज वो कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बन जाएगा, फिर वो सेल्स के कॉलम का जो टोटल है वो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बता पाएगा आपको, राइट। इसीलिए परचेजेस के कॉलम में होता है लेकिन नेगेटिव टर्म के साथ होता है। इसी तरह सेल्स रिटर्न है तो बेसिकली इन्वेंट्री आ रही है, सिप के कॉलम में नहीं लिखनी, सेल्स के कॉलम में नेगेटिव टर्म के साथ। हाँ अच्छा जी, अब देखें सेल्स 12,000 ये माइनस करें, ड्राइंग्स 2,000 ये भी माइनस करें, सेल्स इश्यूएंस और परचेजेस 10,000 ऐड कर लें। अच्छा बेसिकली ये जो ड्राइंग्स है बेटा ये सेल्स इश्यूएंस में नहीं जाना। आप मुझे एक बात बताएं, ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री क्या होती है, तो परचेजेस, तो बेटा परचेजेस में से लेस करो ना जाकर, परचेजेस में से लेस करो, ओके।
क्योंकि ये सेल थोड़ी हुई है जो हम कॉस्ट ऑफ सेल बनाए, ये परचेजेस में से लेस होती है। अच्छा, फिर 800 शॉर्टेज, ये लेस करता हूं। 14,000 बेटा ये वो यूनिट्स हैं जो क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास से, चाहे आपके पास FIFO मेथड हो चाहे आपके पास वेटेड एवरेज मेथड। क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू 14,200 है। ये बात समझ आ गई है? ये देखो जरा एंड पे। और अगर अब यहाँ पे जरा गौर करो, उसने वेटेड एवरेज के लिए इन्वेंटरी लेजर कार्ड बनाया है, लेकिन सिर्फ बैलेंस स्टॉक वाला। आपने भी ऐसे ही करना है। इसी तरह FIFO मेथड में अगर हम लोग चले जाएंगे, देखो यूजिंग FIFO, तब भी क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू देखें 14,200। तो मैंने क्या ठीक फाइंड कर लिया? MCQs में हम लोग ऐसे करेंगे जैसे अभी हमने किया है, वहां पर हमें ये सब कुछ लिखने की जरूरत है। अब देखो यार, ये 14,200 अभी इग्नोर कर दो कि उसने यहाँ पर कोई बातें बताई हैं एक्स्ट्रा। ये 14,200 कौन से वाले यूनिट्स होंगे? रीसेंट परचेजेस। तो रीसेंट परचेजेस देखो पहले कौन सी है? 10,000। तो भाई इसमें से 10,000 किस रेट पर मौजूद होंगे? एट अ रेट ऑफ 140। और रिमेनिंग 4,200 ये कौन से रेट पर इससे पहली परचेजेस कौन सी हैं? ये 160 के रेट पर इज इक्वल टू, जरा मल्टीप्लाई करो, 672,000। और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, कॉस्ट इतनी बन जाएगी टोटल 2,072,000, राइट। अगर ये नीचे वाली कोई इंफॉर्मेशन ना होती तो ये बिल्कुल ऐसे ही था। हमारे पास टोटल 14,200 यूनिट्स हैं जिनकी टोटल कॉस्ट 2,072,000 है। कोई इशू है इसमें? 10,000 टोटल 14,200, इसमें से 10,000 माइनस कर दो, बाकी 4,200। वो 4,200 हम यहां से लेंगे, उससे पहले वाली पर दे दें। क्लियर? अब यहां पर बेटा कहते हैं जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसमें से 1,200 यूनिट्स डैमेज हैं। जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से 1,200 यूनिट्स डैमेज। अब मुझे खुद बताओ, जो गुड यूनिट्स होते हैं ना वो हमेशा हायर प्राइस पे जाते हैं, उनकी NRV ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, राइट। वो अपनी कॉस्ट पे रहती हैं। लेकिन एक डैमेज यूनिट है, क्या वो अपनी वैसी सेलिंग प्राइस आपको दे पाएगा? नहीं दे पाता। इनकेस दे भी जाए तो उसके ऊपर हमें एक्सपेंस करना पड़ता है, तो उस एक्सपेंस की वजह से उसकी NRV कम हो जाती है। और हमें स्टैंडर्ड ने कहा था कि आपने लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV लेनी है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने बेटा अपने बाकी यूनिट्स, इन टोटल यूनिट्स में से जो डैमेज यूनिट्स हो उनको अलग ट्रीट करो। क्लियर? और जो बाकी गुड यूनिट्स हैं उनको अलग ट्रीट करो। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है ये जो इसने नहीं बताया कि ये डैमेज यूनिट्स कौन से बात, लेकिन यहां पर आती है थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात कि भाई डैमेज यूनिट्स जो बिल्कुल रिसेंट परचेजेस किया वो डैमेज होंगे, जब पहले वाली जो परचेजेस की हैं जो पुराना स्टॉक रखा होगा उसमें से डैमेज होंगे, पहले वाले में से। शाबाश। क्योंकि जो न्यू चीज आती है ना उसके डैमेज होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, जो पहले से चीजें रखी हों उनमें। तो बेटा 10,000 में से तो डैमेज नहीं है ना, इसको एज इट इज रहने दो। 4,200 में से 1,200 डैमेज है, बाकी 3,000 गुड, और साथ में ये 10,000। तो इसकी ये 3 क्लासिफिकेशन बन जाएंगे, गुड, गुड एंड डैमेज। लेकिन अभी भी देखो टोटल इन्वेंटरी 14,200। अब अगर हम लोग इसकी कॉस्ट की बात करें बेटा, इस 1,200 वाले की कॉस्ट कितनी है? 160। इस 3,000 वाले की
अब बेसिकली इनकी कॉस्ट डिफरेंट थी, इसलिए गुड को मैंने अलग किया हुआ है। सेम सेम होती तो मैं गुड को मर्ज कर देता, कि टोटल गुड यूनिट 13 था, ठीक है 16। और ये 10,000 अब हमें कहता है एनआरवी के बारे में, कहता है जो डैमेज यूनिट्स हैं उनकी एनआरवी 120 और जो गुड यूनिट्स हैं उनकी एनआरवी, आपने बेटा हमेशा इसी तरह से करना है, क्वांटिटी कॉस्ट एनआरवी, इन तीनों को कंपेयर करना। अब इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, इस पे रिकॉर्ड करेंगे। इन 3000 को, इन 10,000 को, राइट। अब इसकी वैल्यू देखो, 120 मल्टीप्लाइड बाय 1200, 14,400। 3000 मल्टीप्लाइड बाय 116, 48,000 या 480,000, 480,000, 48,000 नहीं, ओके। और ये भी इस तरह से 144,000 हो, क्लियर। और यहां पर नहीं, 140 मल्टीप्लाइड बाय 10, अब इन तीनों को ऐड कर दो, ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है यूजिंग FIFO मेथड। 144, 480 प्लस 1400, 2024,000। और अगर सारे कॉस्ट पर होते तो फिर 2072। हाँ हाँ, अगर मतलब डैमेज ना होते फिर तो ऊपर ये जो मैंने बनाया हुआ है 2072,000, लेकिन डैमेज होने की वजह से देखो एनआरवी लॉस आ गया, और कहाँ पे पहुंच गए 2024। ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, और उसने यही पूछा था क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग FIFO मेथड 2024,000। ये देखो, हाँ जी, क्लियर हो गई बात, ओके है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछता है कि भैया एनआरवी लॉस कितना है, तो देखो कॉस्ट 2072 माइनस 2024, ये एनआरवी लॉस है। तो देखो लॉस कितना आ रहा है, लॉस की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 48,000 का लॉस। और ये 48,000 जरूरी नहीं आप ऐसे डिटरमिन करो, इसके लिए इजी सा वे है। देखो एनआरवी लॉस गुड यूनिट्स पर है या डैमेज पर है, डैमेज पर है बस। अब देखो डैमेज की कॉस्ट कितनी है, हमने कहा 160, उसकी एनआरवी कितनी है, पर यूनिट कितना लॉस है, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स डैमेज हैं कितने, ये एनआरवी लॉस है अगर आपसे पूछ। ओके हो गई ये बात। वेटेड एवरेज पे चलें। वेटेड एवरेज के लिए बेटा सबसे पहले आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बना के यहाँ से आपको ये पता चल गया 145, 500 और कॉस्ट कितनी, अगर कॉस्ट पर सारी इन्वेंट्री हो तो, क्लियर। अब पर यूनिट हमारे पास क्या वैल्यू कॉस्ट क्या आ रही है, अब आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स लेने हैं, एनआरवी की कैलकुलेशन हमेशा ऐसे करना। इसमें से दो क्लासिफिकेशंस करें क्योंकि अब तो इकट्ठी है ना सारी इन्वेंट्री, एक आ जाएगी डैमेज के लिए, दूसरे डैमेज कितने, गुड्स नहीं गुड, डैमेज कितने और गुड 13,000। इनकी कॉस्ट यहां से ये देखो 145 पॉइंट, तो इसकी कॉस्ट भी यही है
जबकि इनकी एनआरवी की अगर बात करें 120 एंड ये वाले यूनिट्स रिकॉर्ड हो जाएंगे 120 पर एनआरवी पर, और गुड यूनिट्स रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब आप लोग इधर इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, और इसकी कैलकुलेशन कैसे? 1200 मल्टीप्लाइड बाय 120 इज इक्वल टू 144,000 प्लस 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 145.51, 13,000 multiplied by 145.51, 189.15। अब इन दोनों को ऐड कर लो बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ रहा है? अब इन दोनों को ऐड कर लो, 203,550, आंसर गलत नहीं है। 203 ये ना सिर्फ राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, वैल्यू क्या गलत कैलकुलेट की है ये वाली है। 1891630। अब इन दोनों को ऐड करो, 2035630। और आप लोगों ने बुक में से सिर्फ इतनी हेल्प लेनी है कि एंड पे जाके ये देखो कि आंसर मैच कर। ओके, मेथड ये वाला आपने अप्लाई करते हैं, ये ज्यादा इजी मेथड है इसके लिए एनआरवी की कैलकुलेशन। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। ऐसा ही है ना? अब एग्जाम्पल नंबर 12 भी बिल्कुल इसी तरह से, इसी से रेलिवेंट। कंप्यूट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी एज would appear in GT's financial statement for the month ending 28 Feb 2017। अब यहाँ पर देखो, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 28 Feb को हो रहा है। यहाँ पर कहीं नहीं बताया कि कौन सा मेथड है, पीरियोडिक या परपेचुअल, FIFO या वेटेड एवरेज। तो यहाँ पे देखो GT यूजेस, अब यहाँ पे थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि चलो यार इजीली सॉल्व हो जाएगा। एंड द इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट डिटरमिन्ड ऑन वेटेड एवरेज बेसिस एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो वेटेड एवरेज बेसिस से हम लोगों ने कॉस्ट की डिटरमिनेशन करनी है, फाइफो मेथड नहीं यूज करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो भाई, पीरियोडिक मेथड है, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो उसने खुद बता दी क्लोजिंग स्टॉक 3715 यूनिट्स है, क्लियर। एवरेज रेट फाइंड करेंगे। अब एवरेज रेट कैसे फाइंड करना है? ओपनिंग बैलेंस 4500 एट अ रेट ऑफ 120। तो ये देखो ये आ गया, क्लियर। अब इसमें परचेजेस, ये देखो ये परचेजेस आप लोग लिखोगे, साथ में परचेजेस रिटर्न, बेटा ये भी तो उसी को लेस करेंगे ना, तो आपने ये लेस करनी है। इसी तरह से ये परचेजेस, ड्राइंग्स भी परचेजेस को लेस करता है, तो ये इधर वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन में ये आएगा। ओके, हाँ जो अगर कोई शॉर्टेज हो तो वो नहीं आएगा, क्लियर। अब आपने इन चारों को यहाँ पे ये देखो, ये अकाउंट फॉर कर दिया हम लोगों ने, ये दो परचेजेस, ये परचेज रिटर्न और ये ड्राइंग्स, तो टोटल परचेजेस आ गई। टोटल वैल्यू का पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल 9415, टोटल वैल्यू 1168,900। यहां से एवरेज रेट हमने फाइंड किया 12415। यहां तक कोई मसला है? एवरेज रेट फाइंड कर लोगे। अब अगर बेटा कोई एनआरवी की बात ना करे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 3715 मल्टीप्लाइड बाय 124.15 क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू आ जाए। ओके, लेकिन अब उसने कहा कि भाई फिजिकल इन्वेंटरी कैरीड आउट एट मंथ एंड 315 यूनिट्स वर फाउंड शॉर्ट। वो यूनिट्स तो वैसे ही नहीं है,
तो क्या मेरे क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट बनेंगे? तो बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री में से माइनस कर दो 315। तो बेसिकली अब क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास कितनी आ गई? 34, राइट? अच्छा फिर सुनो, अब इस 3400 यूनिट्स में से आपसे कहता है भाई 400 यूनिट्स वर फाउंड डैमेज, ये 400 अलग कर लो। फिर आउट ऑफ डैमेज यूनिट्स, अब इस 400 में से 300 यूनिट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि सेल हो सकते हैं 140 पर यूनिट आफ्टर बीइंग रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज। रिमेनिंग डैमेज यूनिट्स हैव नो सेल वैल्यू। 100 अलग कर लो, 300 अलग कर लो। क्लियर? फिर बाकी हमारे पास आ गए सारे के सारे गुड यूनिट्स 3000। ये जब ट्री डायग्राम बना के चलोगे ना तो क्वेश्चन इजी होता जाएगा। अब अगर हम लोग इनकी कॉस्ट की बात करें, भाई हर किसी के लिए कॉस्ट, ये इसका एवरेज रेट जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 124.15 ही है हर किसी के लिए, राइट? एनआरवी की बात करें, बेटा गुड यूनिट्स की एनआरवी बता दे तो वेल एंड गुड, ना बताए तो मतलब वो ज्यादा होती है और वो अपनी कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होते हैं। मसला आता है डैमेज यूनिट्स का, कहते हैं डैमेज यूनिट्स की सेल वैल्यू नहीं है तो इसकी एनआरवी ये 0 पे रिकॉर्ड होगा। 100 यूनिट्स ऐसे रखे हुए हैं जो सेल ही नहीं हो सकते, जिनसे मुझे बेनिफिट्स ही नहीं मिलने, तो उठा के भाई बाहर फेंक दो। क्लियर? तो 0 पे रिकॉर्ड करेंगे। कहते हैं बाकी जो है ना वो 140 पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन कब? 20 रुपीज के एक्सपेंड। तो एनआरवी कितनी आ जाएगी? किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होना चाहिए इसको और इन 3000 को कॉस्ट। क्लियर? तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 120, 36,000। यहां से तो 0 आ जाएगा। 3000 मल्टीप्लाइड बाय 124.15, और इन दोनों को ऐड कर लो 408,453। और जब इधर बुक के पास गए तो सिर्फ इतना देखा। ओके, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री और उसकी एनआरवी की कैलकुलेशन देख लोगे इजीली। गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की होम असाइनमेंट है। अब ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना। क्लोजिंग स्टॉक की ही वैल्यू, बल्कि ये प्रीवियस क्वेश्चन की निस्बत ज्यादा इजी है। कॉस्ट ऑफ सेल अंडर परपेचुअल सिस्टम यूजिंग FIFO एंड, तो सोल्यूशन देखिए बगैर आपने सुकून से बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और कोई किसी किस्म का कोई एरर आता है तो आपने डिस्कस करना है, आपने खुद उसको देखना है कि कहाँ पे एरर किया आप लोगों ने और क्यों किया। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सी थी हमारे पास? 13 जो हम लोगों ने होम असाइनमेंट में किया। नेक्स्ट आता है रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। क्या आप लोगों ने इन्वेंट्री को किस तरह से रिकॉर्ड करना है और क्या क्या चीजें आपने उसमें डिस्क्लोज करनी है। अब हम लोगों ने बेटा FIFO, वेटेड एवरेज, पीरियोडिक, परपेचुअल ये सारा डिस्कस कर दिया। उसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, रिकॉग्निशन वगैरह ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ में परपेचुअल एंड पीरियोडिक से रेलिवेंट उसकी जर्नल एंट्रीज को हम लोग देखेंगे कि परपेचुअल सिस्टम में जर्नल एंट्रीज किस तरह से होती हैं और पीरियोडिक सिस्टम में जर्नल एंट्रीज को कैसे करना होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।